रिटायर्ड मेजर जनरल हमारे साथ हैं राजन कोचर जी, इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं। प्रोफेसर आफ्ताब कमल पाशा हमारे साथ हैं, इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं। और डॉक्टर राम श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगी राजन कोचर जी, जिस तरह के अब ये जो रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं, अमेरिका गैस फैसिलिटी को निशाना बना रहा है, तो वहीं ईरान को और ज्यादा भड़काने की कवायद यहाँ पर देखने को मिल रही है। ईरान अब कह रहा है कि दुगनी कीमत इसराइल और अमेरिका को अब इसकी चुकानी होगी। तो ये जो अब रिएक्शंस हो रहे हैं और वार हो रहे हैं, ये किस तरफ इस जंग को ले जाएंगे? देखिए, ये जंग को और एक ऐसी स्टेज पे लेके जाएंगे कि जहां पे आई थिंक ये जंग को कंट्रोल करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज जब तक आप अपने मिलिट्री टारगेट्स तक सीमित रहते हैं जंग में, चांसेस एक सीज फायर के बहुत ज्यादा रहते हैं। जैसे ही आप अपने टारगेट्स को एक्सपैंड करते हैं और उसमें सिविलियंस को लेके आते हैं, सिविलियन कैजुअलिटीज होती है, उसमें फिर एक सेंटिमेंट होता है लोगों का, एक बदले की आग आप उसको भड़काते हैं। तो उसके बाद एक जंग को बंद करना बहुत मुश्किल हो जाता है लीडरशिप के लिए। और दूसरा, जब आप उनके पेट के ऊपर वार करते हैं, जैसे एनर्जी आपने टारगेट, उनकी लाइफ लाइन, अब उनका ऑयल, उनका गैस, उनका इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर है उस देश का, जब उस पर आप अगर वार करते हैं तो नेचुरली अगर आप एक देश के इसको एयरफील्ड पे ये आप ऑयल फील्ड्स पर अटैक करेंगे और इस तरीके का करेंगे, तो नेचुरली जो इसका पलटवार तो आपको मिलेगा। आप क्या समझते हैं कि ईरान अब चुप बैठा रहेगा? बिकॉज ईरान ने भी रिटेलिएट किया है, और आपके इस कतार में, यूएई में और सऊदी में अभी और भी एक्सपैंड होगा। बिकॉज अभी तो हम सुन रहे हैं कि 2-3 जगह स्ट्राइक्स हुई है रात को। अभी इसको आने वाले वक्त में ये और होंगे, और फिर आपने इनकी इसको लीडरशिप को भी टारगेट करे। अली नारिजानी को आपने मारा, उससे पहले आपने अयतुल्ला खोमेनी को मारा, आपने सुलेमान को मारा, सुलेमानी को मारा। सो इस तरीके की अगर आप जंग की दायरा अगर आप बढ़ाते हैं, और जब भी आप एक जंग का दायरा अपना बढ़ाते हैं, तो उस टाइम पे कोई गुंजाइश नहीं हो सकती सीज फायर की। मुझे नहीं लगता कि ईरान की तरफ से कोई भी कोशिश की जाएगी इस लड़ाई को रोकने के लिए। यूनाइटेड स्टेट्स कोशिश कर रहा है इसको रोकने के लिए, बट अभी जैसे हम सुन रहे हैं, बिकॉज मुझे तो आश्चर्य है कि डोनाल्ड ट्रंप को इस इजरायली प्लान के बारे में पता नहीं था। बिकॉज नॉर्मली एक लड़ाई में जब दो देश उसको इकट्ठा उसको लड़ाई में आते हैं, तो एक जॉइंट ऑपरेशन रूम एस्टेब्लिश होता है, और एक दूसरे अपने अपने टारगेट्स को आइडेंटिफाई करता है। जैसे कि अगर इसको ईरान बोलेगा कि मैं ये टारगेट करना चाहता हूं, तो यूनाइटेड स्टेट्स वो टारगेट नहीं करेगा और अपने दूसरे टारगेट्स आइडेंटिफाई करेगा। इसको लड़ाई इस तरीके से प्लान होती है। तो इसको मुझे आश्चर्य है कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि उनको पता नहीं था कि इजराइल इस पर अटैक करने वाला है। बट डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स हैं, देखिए उन पे हम ज्यादा इसको विश्वास भी नहीं कर सकते, तवज्जो भी नहीं कर सकते, बिकॉज वो हर एक टाइम पे अपनी स्टेटमेंट्स को डिफरेंटली बोलते हैं। बट जो आपका जो मैं इसको सम अप करूंगा, अल्टीमेटली आपने जो इसको मेरा मानना है कि ये लड़ाई अब रुकने वाली नहीं। बिल्कुल, और जिस तरह से अब हमले आगे बढ़ रहे हैं, इसमें शिद्दत ही देखने को मिल रही है। आफ्ताब कमल जी, जिस तरह से ईरान को लगातार जख्मी किया जा रहा है, लारिजानी की मौत के बाद, सुलेमानी की मौत के बाद, ईरान और उतनी मजबूती से राइवलरीज के सामने खड़ा हो रहा है। कहा जा रहा है कि इसकी कीमत आपको चुकानी होगी हर हाल में। जी, ये जो है लारिजानी की मारे जाने के बाद आईआरजी कमांडर्स ने साफ बताया था कि इसकी कीमत इजराइल को भारी पड़ेगी और हम भयानक हमला करेंगे। और उन्होंने जो हमला किया इजराइल के ऊपर, सभी चैनल अमेरिका के और वेस्टर्न कंट्रीज के ये बता रहे हैं कि उन्होंने राफेल फैक्ट्रीज के ऊपर ईरान के मिसाइल गिरे। पहले तो 25 या 28 ड्रोन्स भेजे, उसके बाद बैलिस्टिक मिसाइल्स भेजे, और उसके बाद फौरन जो है हाइपरसोनिक मिसाइल्स भेजे। ये 3 लहरें जो है एक के बाद गए, और इजराइल का एयर डिफेंस उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सका। वो बहुत बड़े इलाके में
फैला हुआ है। फैक्ट्रीज, एरो मिसाइल्स हैं 1, 2, 4, और डेविड स्लिंग्स मिसाइल करते हैं, और दूसरे बहुत सारे एंटी एयरक्राफ्ट, एंटी मिसाइल के पुर्जे बनाते हैं, जो कि खुद इजराइल में भी इस्तेमाल करते हैं बड़े पैमाने पे, क्योंकि इजराइल पिछले 3 सालों से, उसके पहले भी जंग लड़ रहा है और आगे भी चल के। लेकिन ज्यादातर 2/3 हिस्सा ये बाहर की दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं, भारत को, फिलीपींस को, वगैरह वगैरह। तो ये इजराइल का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और ये जो है, जैसा बेसिक बोलते हैं, हर एक कंट्री के डिफेंस के लिए, दिफा के लिए, ईरान ने उसको उखाड़ के फेंक दिया है, चकनाचूर कर दिया है। वहां इतनी भयानक सीन्स आ रहे हैं, जो भी छोटे मोटे वीडियोस आ रहे हैं, कि अभी आग जल रही है और इतने बड़े जखीरे के वहां गोला बारूद, ये सब भी हथियार रखे गए थे, वो भी आग की पलट में आ गए हैं। तो अब जो इजराइल ने जो गैस के ऊपर, पारस 2 के ऊपर गैस फील्ड जो कतर से मिलती जुलती है, उस पे क्यों हमला किया? तो ये बदले में उन्होंने किया। और अभी तक इजराइल और अमेरिका जो है सिविलियन के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज्यादा हमला नहीं किया था, सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स, एयरफील्ड्स और पॉलिटिकल लीडरशिप से किया था। तो अब इसके असरात जो है, गैस टर्मिनल, पाइपलाइंस के ऊपर इजरायली हमला, इमीडिएट फॉरेन इम्पैक्ट जो है इराक पे हुआ। तो ईरान को जो गैस अपने पड़ोसी को भेजते हैं, उसको बंद करना पड़ा, जिससे वहां इराक में 20 से 28% बिजली जो है बंद हो गई है, और कई इलाकों में डार्कनेस हो गया, अंधेरा हो गया है। जी बिल्कुल। और उससे बड़ा ये एक मिनट उससे बड़ा नुकसान जो साउथ में है, पूरे तेल के कुएं हैं ईरान में, बंदर अब्बास से लेके अबदान से लेके, और जो पारस से गैस निकलती थी, पूरे नॉर्थ को घर के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए सब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वो जो है ढांचा खत्म हो गया है। तो अब नॉर्थ में बड़ी किल्लत हो गई है गैस की, जिससे बड़ी परेशानी होगी ईरानियंस को भी। जी बिल्कुल, पूरी इम्पैक्ट इसका पूरी दुनिया पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा, और जिसके असरात हैं वो भी हमने देखे। डॉक्टर राम, अगर इसी तरह से चीजें होती रहीं और एनर्जी रिसोर्सेज को निशाना बनाया गया, गैस फील्ड्स को निशाना बनाया गया, तो वहीं ईरान भी कह रहा है कि जितने भी तेल गैस के ठिकाने हैं दुश्मन के, उनको भी राख कर देगा। यानी इसके इम्प्लीकेशंस पूरी दुनिया पर पड़ेंगे अगर इसी तरह से एनर्जी रिसोर्सेज को नुकसान होता रहा तो? निश्चित रूप से। यहाँ एक वैज्ञानिक रिसर्च के अनुसार सऊदी अरब में इस समय तेल के जितने भंडार हैं वो 90 साल तक के लिए पर्याप्त हैं। लेकिन अगर तेल कूपों पर आक्रमण हो गया और 10 अगर तेल कूप में आग लग गई, तो ये आप मानकर चलिए वो आग जो है ऊपर नहीं रहेगी, जमीन के भीतर चली जाएगी, वो बड़ा ब्लास्ट भी कर सकती है। विशेष करके उन इलाकों में जहाँ गैस ज्यादा है, जैसे दक्षिणी ईरान में जिस तरह से बमबारी कर रहे हैं, गलती से भी इन्होंने जो बंकर ब्लास्टर बम वहां पर फोड़ दिए, तो आप मान के चलिए कि अंदर की जमीन में जो करीब 1 किलोमीटर के भीतर जो तेल कूप हैं और जिससे की गैस निकाली जा रही है, उनमें अगर आग भड़क गई और हाँ, क्योंकि भंडार बहुत बड़ी मात्रा में है और वो विस्फोट हो गया, तो किसी परमाणु बम के विस्फोट से ज्यादा खतरनाक होगा। इसलिए ये समय है दुनिया के सभी देशों को इनको मिलकर इस तरह की गुजारिश करना चाहिए कि भविष्य में किसी भी तरह का इस तरह का संकट ना आए, उसके लिए मानवता के हित में विचार करें। फिनलैंड के प्रेसिडेंट ने अलबत्ता कहा है कि इस समय अगर कोई भी व्यक्ति है जो इस तरह की बात कर सकता है, युद्ध को रुकवा सकता है या उसको धीमा करा सकता है, तेल कूपों के खतरों को बचा सकता है, तो वो भारत है और भारत को प्रयास करना चाहिए। उन्होंने विशेष रूप में जयशंकर हमारे जो विदेश मंत्री हैं उनसे चर्चा की। तो निकट भविष्य में आप मानकर चलिएगा कि जो कुछ भी हो रहा है वो मानवता के हित में नहीं है। और प्रेसिडेंट कतर ने तो साफ कह दिया है कि जितने भी ईरानी वहां पर दूतावास में लोग हैं और सैन्य अधिकारी हैं, उन सबको 24 घंटे के अंदर अंदर कतर खाली कर देना चाहिए। और लेकिन कूटनीतिकों में ये भी चर्चा है कि जिन ठिकानों पर ईरान ने हमला किया है उनमें से आधे ठिकाने वो हैं जो ईरान कहता है हमने तो यहाँ मिसाइल दागी नहीं है, फिर कहाँ से आ गई है। तो कुछ लोगों का यह अनुमान है कि युद्ध को और भड़काने के लिए शिया और सुन्नी की लड़ाई में और
आग में घी डालने के लिए हो सकता है इजराइल ने ही इस तरह के मिसाइलें या ड्रोन वहां पर छोड़ दिए हों। खैर ये अफवाह है अपने सोशल मीडिया की। हकीकत क्या है ये समय बताएगा, पर एक बात अवश्य है कि इससे जो एक विश्व शांति की गुंजाइश थी वो धीरे धीरे खत्म हो चुकी है। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी घंटे भर पहले ही बोला है कि अगर हम ईरान को एटम बम बनाने देते, वो फोड़ देता, तो ये मान के चलिए कि पूरा का पूरा अरेबिक कंट्री बर्बाद हो जाता। लेकिन इस तरह की संभावना मेरे ख्याल से फेस सेविंग डिवाइस है, क्यों ईरान ने पहले हमला नहीं किया, हमला इजराइल ने और अमेरिका ने किया है। और जो जनहानि हो रही है अकल्पनीय है, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अभी जो खबरें आ रही हैं बहुत छनकर आ रही हैं, लेकिन ये बात अपनी जगह सही है, इस युद्ध को जल्दी से जल्दी रोकना मानवता के हित में है, पूरी दुनिया के हित में। अन्यथा जो स्थिति हो जाएगी, अगर ये युद्ध 3 महीने भी चल गया और गलती से कहीं ट्रंप साहब ने न्यूक्लियर आर्सेनल, क्योंकि देखिए क्लस्टर बम जो कि पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं, उनका उपयोग खुल्लम खुल्ला हो रहा है। फास्फोरस बम जो कि जो जेनेवा कन्वेंशन के हिसाब से उपयोग में नहीं आना चाहिए युद्ध में, लेकिन उनका उपयोग हो रहा है। ना केवल इतना, अब तो स्थिति ये आ गई है कि केमिकल वेपन्स भी मैदान में उतर सकते हैं। ये एक प्रयोगशाला ये देखने के लिए, क्योंकि इन लोगों को ये तो अंतर पड़ता नहीं है कि जैसे गाजा में 71,000 लोग मर गए और लाखों लोग जो हैं गंभीर रूप से जख्मी हैं, उनको कोई इलाज नहीं मिल रहा। तो अगर वहां पर ये आपस में लड़ झगड़ कर अगर 1-8 करोड़ लोगों को मार भी दें आपस में, तो पश्चिम के देशों को कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन ये बात अपनी जगह सही है, अमेरिका किसी भी कीमत पर अपनी फौजों को जमीन पर नहीं उतार सकता। अगर उतारेगा तो जो वहाँ इस्लामिक गार्ड हैं वो इनका गुरिल्ला युद्ध करके इनका सफाया कर देंगे। यही एक कारण है ईरान के नव नियुक्त धर्मगुरु इस बात की खुली चेतावनी दे रहे हैं, एक एक मौत का बदला लिया जाएगा। बिल्कुल। और आयतुल्लाह अली खामेनी की मौत के बाद, फिर लानी जानी की और सुलेमानी की मौत के बाद से भी ईरान काफ़ी अटैकिंग मोड में है, और यही वजह है कि खुली वार्निंग यहाँ पर दी जा रही है। राजन कोचर जी, जिस तरह से राम जी ने जिक्र किया फॉस्फोरस बॉम्ब्स का, केमिकल वेपन्स का, ये सारी चीज़ों की उम्मीद अब कितनी बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ऐसी ऐसी मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिनको पहली बार ईरान ने टेस्ट किया है। और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का क्या परसेप्शन यहाँ पर नजर आ रहा है। एक तरफ अमेरिका अटैकिंग मोड में भी है और दूसरी तरफ वो दूसरे ममालिक से मदद की भी गुहार लगा रहा है, जिसमें उसी के ममालिक जो हैं वो साथ नहीं दे रहे हैं, जिसमें नाटो का जिक्र किया जा सकता है। देखिए, मुझे तो नहीं लगता कोई ये एक केमिकल वॉरफेयर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, बिकॉज वो एक केमिकल वॉरफेयर कन्वेंशन भी है, एंड जो भी देश इस तरीके से इस्तेमाल करता है वो एक वर्ल्ड कन्वेंशन का उल्लंघन करता है। तो मुझे नहीं लगता, बिकॉज अगर आप एक केमिकल वॉरफेयर अपना करेंगे तो दोनों साइड्स में होगा, तो ये एक म्यूचुअल सेल्फ डिस्ट्रक्शन का एक तरीका होगा। इसलिए मैं उसको न्यूक्लियर वॉरफेयर के साथ ही तुलना करता हूँ। जैसे हम अपने फौज में NBC न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल वॉरफेयर हमारी यूनिट्स होती हैं, तो हम जो तीनों को उसको एक ही दर्जे में रखते हैं कि आपका न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल वॉरफेयर एक रिजॉर्ट ऐसा जो एक डेटरेंस की तरह काम करता है, और वो उसको एक लड़ाई का इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाया जा सकता। दूसरी इंपॉर्टेंट है कि आपने ये जो लड़ाई है, ये अभी जो प्रेसिडेंट ट्रंप के और उसके एडवाइजर्स के दावे थे कि ईरान की हमने 92%, मैं एक्चुअली सुन रहा था प्रेसिडेंट ट्रंप को 2 दिन पहले जब बता रहे थे कि 92% मिसाइल कैपेबिलिटी हमने इनकी खत्म कर दी, पर इसको मुझे ये उसको ग्राउंड में लगता नहीं है कि ये हो रहा है, बिकॉज ये 92 अगर इसको खत्म इसको कर दी होती तो इस तरीके के अटैक्स अभी तक नहीं हो रहे होते। तो और ये काफी तेज अटैक्स हो रहे हैं, और इसको मिसाइल्स उनके आर्सेनल से निकल रही है। अभी इसको सेजल का इस्तेमाल हुआ रिसेंटली, और अभी क्या मैं देख रहा हूं कि इजराइल के पास भी इंटरसेप्टर्स की एक कमी आ चुकी है, बिकॉज इजराइल ने अमेरिका को एक कम्युनिकेशन भी दिया है कि उनके जो इंटरसेप्टर्स हैं वो भी काफी लो हो चुके हैं। बिकॉज आपने
12 दिन की लड़ाई में भी देखा कि इजराइल के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो इस लड़ाई को लंबा खींच सके। और इसलिए मुझे लगता है कि ये लड़ाई ईरान के फायदे में रहेगी अगर ईरान इसको लंबा खींच सकेगा। ठीक है, ये आपने बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बताया है, और यही स्ट्रैटेजी अपनाता हुआ शायद ईरान नजर आ रहा है, जिसमें वो धीरे धीरे अपने ड्रोन्स और मिसाइलों को इस्तेमाल करके थकाने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल आगे किस तरह से जाती है इस पर नजर रहेगी। आफ्ताब जी, भारत को लेकर जो चीज़ें की जा रही हैं, जो उम्मीदें लगाई जा रही हैं, उसको लेकर क्या उम्मीद है कि भारत किस तरह से इसमें सालसी का किरदार अदा कर सकता है? जी, अभी तक तो कुछ ठोस कदम मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री ने एक मैसेज भेजा था वहां के सदर को, उसका कोई जवाब नहीं आया है। और विदेश मंत्री भी वहां के विदेश मंत्री से कम 4 बार बात की है, उसका भी कुछ खास नतीजा नहीं निकला। सिर्फ 2 जहाज जो है ईरान ने इस शर्त पे वहां जाने के लिए भेजा कि ये इंडियन गवर्नमेंट का रिक्वेस्ट नहीं है, लेकिन जो भारतीय लोग हैं उनकी सलाह व बहबूदी के लिए हम ये 2 जहाज भेज रहे हैं। हम ये देखना नहीं चाहते कि भारत में गैस की किल्लत हो और लोगों पे मुतासिर हो। तो ये जवाब जो है एक तरीके से नेगेटिव रिस्पॉन्स है विदेश मंत्री का। जहां तक ईरान के विदेश मंत्री ने ब्रिक्स का रोल उठाया और उन्होंने कहा कि ब्रिक्स की मीटिंग आप बुलाइए। तो भारत ने कोशिश की कुछ हद तक, लेकिन जो स्टेटमेंट रूस, चीन और ब्राजील और दूसरे ममालिक पेश कर रहे थे वो शायद भारत को मंजूर नहीं था। इससे जो विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता है उन्होंने कहा कि कंसेंसस नहीं था, क्योंकि ब्रिक्स में सभी देश कोई भी स्टेटमेंट या रेजोल्यूशन पे मुत्तहिद होके अप्रूव करना पड़ता है। तो जो वो भेजे थे तो भारत शायद नाराज था, इजराइल का क्रिटिसिज्म था, अमेरिका का क्रिटिसिज्म था, और ईरान चाहता था कि ये 2 मुल्क ईरान पे हमला किए हैं उसको साफ लफ्जों में खंडन करना है बोल के। क्योंकि भारत की दोस्ती इजराइल और अमेरिका के साथ है तो ये कुछ खास आगे नहीं बढ़ा, और हमारी दोस्ती जो है ब्रिक्स से भी दूर होती जा रही है। और जो उम्मीद थी कि भारत इसमें प्रयास करेगा, मेरे ख्याल से अब वो मुश्किल है, क्योंकि ट्रंप चाहते हैं सीज फायर के लिए, वो जंग रोकना चाहते हैं। और पुतिन को उन्होंने संपर्क किया, टर्की को और कई देशों को, लेकिन वो सफलता नहीं मिली। क्योंकि ईरान भी ऐसा नहीं चाहता है जी, क्योंकि ईरान भी ऐसा नहीं चाहता है। जी डॉक्टर राम, मैं आपका आखिरी रिएक्शन इस पर चाहूंगी। डॉक्टर राम, आपका आखिरी रिएक्शन, किससे उम्मीद लगाई जाए फिर? देखिए, युद्ध विराम तो मेरे ख्याल से अब ये 1 हफ्ते तक तो होने की संभावना नहीं है, जब तक और ना विनाश हो जाए। अब प्रश्न ये उठता है कि अभी जैसे खबर आई है कि वाशिंगटन के ऊपर 2 संदिग्ध ड्रोन देखे गए, तो क्या इसका अर्थ ये मान लिया जाए कि ईरान या उसके जो स्लीपिंग सेल्स हैं वो अमेरिका में कुछ गड़बड़ करने जा रहे हैं? निश्चित रूप से वो पूरे हाथ पैर पटकेंगे जिससे अमेरिका को परेशान किया जाए। लेकिन यहाँ ट्रंप का जो एक नेचर है वो ऐसा है कि वो झल्लाहट है और गर्मी में या गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं, कदम उठा लेते हैं। अब समाचार भेजा है कि और हजारों अमेरिकन सिपाहियों को वो अरेबिक कंट्रीज में भेज रहे हैं। अब किस लिए भेज रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? इतने सिपाहियों को भेजने का मतलब ये है कि खर्ग आइलैंड के ऊपर क्या वो अपनी फौज उतारना चाहते हैं? क्या वो इस बात के लिए तैयार हैं कि अगर 2.5 साल में से 500 सिपाही भी अगर मर गए, अभी तो सिर्फ 13 सिपाहियों के ताबूत अमेरिका में पहुंचे थे, वहां खलबल मच गई, 200 से अधिक जो है घायल हो गए वहां के सिपाही। तो अभी तो जिसमें ग्राउंड ऑपरेशन तो हुआ नहीं है। अमेरिका की जो सेना है वो ग्राउंड ऑपरेशन में उतनी सक्षम नहीं है जितनी IRGC की है। इसलिए ये 1 हफ्ते तो कम से कम चलेगा, और ये देखना पड़ेगा कि अगर तेलकूपों में आग लग गई, उससे महाविनाश हुआ, तो मानवता के लिए क्या नुकसान होगा। ये चीज अगर इन लोगों को समझ में आ गई और ये सोचकर से युद्ध को विराम का रास्ता निकालें तो ज्यादा बेहतर होगा। यहाँ बीच में देखिए यूक्रेन के जेलेंस्की ने बहुत मजेदार काम किया है।
उन्होंने अरेबिक कंट्रीज से कहा है अगर आप मुझे पैसा देंगे जिसकी मुझे बहुत कमी है तो मैं आपको जो है ईरान के जो ड्रोन्स है उनको मार गिराने का मुझको बहुत अनुभव है, तो मैं वो टेक्निक आपको दे दूंगा। निश्चित रूप से ऐसे मौके में सब लोग अपना अपना स्वार्थ साधने के लिए कोशिश बिल्कुल बिल्कुल ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं और आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया इस हवाले से बातचीत करने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए।